कहानी आयरलैंड के देहाती इलाके में बने एक पुराने और रहस्यमयी मिशन से शुरू होती है, जहां 4 लोगों का एक फैमिली ग्रुप सिर्फ 99,000 में इसे खरीद लेता है, क्योंकि डील उन्हें काफी सस्ती लगती है। शिफ्ट होने के बाद लॉरा को शुरू से ही घर का माहौल बहुत डार्क और अनकंफर्टेबल लगता है। उसे हर वक्त एक अजीब सी नेगेटिव वाइब महसूस होती रहती है और अंदर से वो यहाँ रहने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन एंडे उसे समझाता है कि हालात अभी टाइट चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी बीच वो पूछती है कि सामने वाला कमरा आखिर है क्या। जवाब मिलता है कि वो बस एक स्टोरेज सेलर है, जहाँ पुराना सामान रखा जाता है। जिज्ञासा में पूरा परिवार दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, माहौल अचानक और भी ज्यादा डरावना लगने लगता है। ठंडी हवा, सीलन की गंध और एक अजीब सी खामोशी जो दिल की धड़कन तक सुनाई दे। लीसा को वहाँ कुछ खास नहीं दिखता, इसलिए वो स्वेन को लेकर बाहर निकल जाती है। लेकिन लॉरा को साफ महसूस होता है कि उस अंधेरे में कोई मौजूद है। वो भी मुड़कर बाहर जाने लगती है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। वो पूरी ताकत से हैंडल घुमाती है, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं खुलता। उसी पल सेलर के अंदर से तेज ठंडी हवा का झोंका आता है और उसे लगता है कि सीढ़ियां जैसे अचानक लंबी होती जा रही है, मानो नीचे कहीं अंत ही न हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगता है और उसे साफ महसूस होता है कि उस अंधेरे की गहराई से कुछ बाहर आने वाला है। डर के मारे वो तुरंत चिल्लाने लगी और एंडे से रिक्वेस्ट करने लगी कि जल्दी से दरवाजा खोलो। बाहर खड़े होकर उसने काफी देर तक हैंडल घुमाया, धक्का दिया, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी लीसा की नजर दरवाजे पर लटकी एक चाबी पर पड़ी। उसी से लॉक खुल पाया और लॉरा को बाहर निकाला गया। बाहर आते ही वो गुस्से में बोल पड़ी कि उसे इस अजीब और डरावने घर में बिल्कुल नहीं रहना, और इतना कहकर वहाँ से भाग गई। लेकिन असली हॉरर तो अब शुरू होने वाला था। धीरे धीरे रात गहराने लगी और उनके पेरेंट्स ओवरटाइम की वजह से अभी तक घर नहीं लौटे थे। इसी दौरान लॉरा अपनी बेस्ट फ्रेंड से फोन पर आज के पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल चुका है। उसने सोचा शायद हवा की वजह से हुआ होगा, इसलिए इग्नोर कर दिया। बाद में वो स्वेन के पास पहुंची और टेबल पर रखा एक स्कल देखकर पूछने लगी कि ये अजीब सा सामान कहाँ से मिला। स्वेन उसे एक ऐसे कमरे में ले गया जो पुराने और बेकार सामान से भरा पड़ा था और बताया कि वहीं से मिला है। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन करके अंदर रोशनी डाली, चारों तरफ जाले ही जाले नजर आए, जिससे माहौल और भी ज्यादा क्रीपी लगने लगा और उसका दिल घबराने लगा। तभी स्वेन की नजर कमरे के अंदर रखे एक बहुत बड़े लाउड स्पीकर पर पड़ी। उस बड़े लाउड स्पीकर की मेटल बॉडी पर जंग की एक डार्क लेयर चढ़ी हुई थी। लॉरा को क्यूरियोसिटी हुई, उसने उसे उठाकर टेबल पर रख दिया और हैंडल घुमाकर ऑन किया। जैसे ही उसने प्ले बटन दबाया, अंदर से एक आदमी की आवाज आने लगी, जैसे वो किसी क्लास में लेक्चर दे रहा हो। वो लगातार मैथ के सिंबल्स और अजीब सी थ्योरी के बारे में बोलता जा रहा था और कुछ ही देर में काउंटिंग की आवाज गूंजने लगी। ये सब सुनकर वो इरिटेट हो गई और तुरंत स्टॉप बटन दबा दिया। फिर स्वेन को बोला कि चलो अब ऊपर जाकर सो जाओ। थोड़ी ही देर बाद माहौल फिर से अनयूजुअल हो गया। वो अकेली लिविंग रूम में बैठकर हॉरर मूवी देख रही थी कि अचानक सेलर की तरफ से तेज ठंडी हवा का झोंका आया और पूरे घर की लाइट्स एक साथ ऑफ हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर मेन पावर कट कर दी हो। ये साफ इशारा था कि अंदर कुछ गड़बड़ है। ये देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे फिर वही एहसास होने लगा कि इस घर में कुछ अनक्लीन, कुछ डार्क मौजूद है। घबराकर उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से लीसा ने शांत रहने को कहा और बोला कि शायद पावर कट हुआ है या फ्यूज उड़ गया है, इसलिए जाकर सेलर में चेक करना पड़ेगा। सेलर शब्द सुनते ही उसका डर फिर से बाहर आ गया। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि वो यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन लीसा ने याद दिलाया कि घर में स्वेन भी है और ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। वो अपने छोटे भाई को अकेला छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए डर के बावजूद उसने तय किया कि सेलर में जाकर देखना ही पड़ेगा, आखिर चल क्या रहा है। लीसा की हिम्मत देने वाली बातों के बीच उसने एक जलती हुई कैंडल उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। फोन पर समझाया गया कि अगर ज्यादा डर लगे तो काउंटिंग शुरू कर देना, वहाँ कुल 10 स्टेप्स है और 11 बोलते ही नीचे पहुंच जाओगी। ये सुनकर दिल भले ही तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और गिनती शुरू कर दी। चौथे स्टेप पर पहुंचते ही पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया, जिससे हाथ में पकड़ी कैंडल की लौ कांपने लगी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुरंत ऊपर भाग जाएगी। जैसे ही वो 9वें स्टेप तक पहुंची, अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे कंट्रोल कर लिया हो और वो वही बेहोश होकर गिर गई। हैरानी की बात ये थी कि लीसा के फोन पर अब भी उसकी काउंटिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसने तुरंत एंडे को बुलाया और दोनों बिना वक्त गवाए कार लेकर घर की तरफ भागे। घर पहुंचते ही वे घबराए हुए सीधे सेलर की तरफ दौड़े। पावर ऑन किया, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वो वहाँ थी नहीं। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए और वे पूरी तरह घबरा गए। इसके बाद दोनों पागलों की तरह हर जगह तलाश करने लगे। पुलिस को कॉल किया गया और कई घंटों तक बाहर आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एंडे ने पुलिस को बताया कि शायद वो नाराज होकर घर से निकल गई हो और किसी फ्रेंड के घर चली गई हो। कुछ दिनों में खुद ही वापस आ जाएगी। लेकिन लीसा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कि भले ही वो थोड़ा रिबेल नेचर की थी, लेकिन फोन पर उसने जितनी सीढ़ियां गिनी थी वो सामान्य से कहीं ज्यादा थी। उसे पूरा शक था कि उस सेलर में जरूर कुछ गड़बड़ है और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अनदेखी चीज ने उसे छिपा लिया हो। यही सोच उसे अंदर तक डरा रही थी। अगली सुबह उन्होंने सर्च का दायरा और बढ़ाया, अलग अलग जगहों पर पूछताछ की, लेकिन रिजल्ट फिर भी 0 ही रहा। इस तरह वो बिना किसी निशान के गायब हो गई और पूरा परिवार धीरे धीरे एक इमोशनल अंधेरे में डूबने लगा। घर लौटकर लीसा ने स्वेन को बुलाया और उस रात की पूरी डिटेल पूछी जब वो गायब हुई थी। उसने सामने रखे बड़े लाउड स्पीकर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उन्होंने उसे प्ले किया था। पुराने और जंग लगे उस प्लेयर को देखकर भी उसे उस वक्त कोई खास शक नहीं हुआ और उसने स्वेन को वापस खेलने भेज दिया। इसके बाद वो लैपटॉप खोलकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने लगी, शायद वहाँ से कोई क्लू मिल जाए। सोशल मीडिया चेक करने पर उसे बस इतना पता चला कि उसने चोरी छुपे अपने
पैर पर एक टैटू बनवाया था। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे उसकी लोकेशन या प्लान का अंदाजा लगे। आखिरकार उसने एक अल्ट्रावायलेट लाइट उठाई और दोबारा सेलर में गई। ध्यान से देखने पर उसे हर स्टेप पर एक एक नंबर खुदा हुआ मिला और जब उसने सबको जोड़कर गिना तो टोटल सिर्फ 10 ही निकले। ये देखकर वो और कंफ्यूज हो गई। उस रात उसने फोन पर इतनी ज्यादा गिनती क्यों की थी। तभी उसकी नजर जमीन पर बने एक अजीब से मैथ के इक्वेशन पर पड़ी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या दर्शा रहा है, लेकिन साफ था कि मामला सिंपल नहीं है। इसी बीच वो लाइट लेकर एक दीवार के पास गई और वहाँ जो दिखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। डर के मारे उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर ने एक्सपर्ट टीम से जांच करवाई और रिपोर्ट में सामने आया कि दीवार पर जो निशान दिख रहे थे वो असल में प्लांट बेस्ड पेंट थे, जिनमें मौजूद क्लोरोफिल यूवी लाइट में लाल रंग की तरह चमकता है। ये कोई ताजा चीज नहीं थी, बल्कि करीब 50 साल पुरानी एक पुरानी टेक्निक का हिस्सा थी। इसके बाद इंस्पेक्टर ने एंडे और लीसा से पूछा कि क्या उन्हें इस घर के पास के बारे में कुछ पता है। जवाब में बताया गया कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी एक ऑक्शन से खरीदी थी और इसके इतिहास के बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस के पास भी बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी और मामला अब भी एक गहरे रहस्य की तरह उनके सामने खड़ा था। फिलहाल कोई नया क्लू नहीं मिलने पर पुलिस वहाँ से चली गई। रात गहराते गहराते माहौल और भी सन्नाटे में डूब गया। आधी रात के करीब लीसा सो रही थी कि उसे लगा जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। वो डर के मारे झटके से उठ बैठी। तुरंत लाइट ऑन की तो सामने स्वेन खड़ा था। तब जाकर उसकी सांसें नॉर्मल हुई। उसने शर्माते हुए बताया कि उससे बेड गीला हो गया है और मम्मी से उसे साफ करने की रिक्वेस्ट की। कमरे में जाकर उसने चुपचाप बेडशीट बदली और उसे फिर से सुला दिया। बाहर निकलकर वो वॉशरूम जाने ही वाली थी कि अचानक पास के वॉश बेसिन की तरफ से अजीब सी आवाज आई। ध्यान से सुनने पर लगा जैसे कोई अंदर बैठकर काउंटिंग कर रहा हो। आवाज का पीछा करते करते वो फिर उसी सेलर के दरवाजे तक पहुंच गई। घबराहट में उसका पैर एक बॉल से टकराया जो लुढ़कती हुई अंदर चली गई और वो भी उसके पीछे भागी। जैसे ही काउंटिंग की आवाज अचानक बंद हुई, उसने देखा कि सीढ़ियां फिर से लंबी हो चुकी है और वो बॉल काफी देर तक नीचे गिरती ही जा रही है। जमीन पर टकराने की आवाज तक नहीं आई। ये दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। हिम्मत करके उसने लाइट ऑन की और रोशनी होते ही सब कुछ फिर से नॉर्मल दिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नंगे पैर कांपते हुए भी उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे ऊपर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वो हिम्मत जुटाकर नीचे तक गई ताकि समझ सके आखिर चल क्या रहा है। नीचे पहुंचकर उसकी नजर फिर उसी अजीब मैथ के इक्वेशन पर टेक गई और वो गहरी सोच में डूब गई। अगली सुबह एंडे उठकर आया तो देखा कि लीसा एक जगह खड़ी है, बिल्कुल चुप और स्थिर। उसने पास आकर पूछा कि आखिर उसे क्या मिला है। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बताया कि पूरे घर में ऐसे ही अजीब सिंबल बने हुए हैं, हर एक लगभग एक जैसा, लेकिन ध्यान से देखो तो उनमें हल्का सा फर्क है। उसे यकीन था कि इन निशानों में कोई खौफनाक सीक्रेट छिपा है। फिर उसने सेलर में खुदा हुआ वो इक्वेशन भी दिखाया, लेकिन एंडे को लगा कि बच्चे के गायब होने के सदमे की वजह से वो ओवरथिंक कर रही है। उसके मुताबिक घर बिल्कुल सेफ है, यहाँ कुछ भी अनयूजुअल नहीं और वो अब भी यही मान रहा था कि वो बस गुस्से में घर छोड़कर चली गई है। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन दीवारों और दरवाजों पर बने वे रहस्यमय निशान और सेलर का वो इक्वेशन उसके दिमाग में घूमता रहा, जैसे कोई पजल सुलझने का इंतजार कर रहा हो। सच जानने के इरादे से उसने तुरंत उस ऑक्शन एजेंट को कॉल किया जिससे ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और पूछा कि क्या उसे पिछले मालिक के बारे में कुछ जानकारी है। एजेंट ने बताया कि ज्यादा डिटेल उसके पास नहीं है, बस इतना पता है कि इस घर का पहला मालिक एक मशहूर स्कॉलर था और उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। एजेंट ने बताया कि उन्होंने सीधे उस महिला से नहीं बल्कि उसके वकील के जरिए डील की थी और वो इस वक्त कहाँ रहती है ये कंफर्म करने के लिए उसे दोबारा चेक करना पड़ेगा। इतना सुनते ही लीसा ने कॉल काट दिया। टेबल पर रखे उस इक्वेशन और घर में फैले अजीब सिंबल्स को जोड़ते हुए उसे पूरा यकीन हो गया कि इन सबका आपस में कोई कनेक्शन जरूर है। उसने तुरंत उन सभी निशानों और इक्वेशन की तस्वीरें खींची और ऑनलाइन सर्च किया। रिजल्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सभी चिन्ह दरअसल हिब्रू कैरेक्टर्स थे जिन्हें सही क्रम में जोड़ने पर एक शब्द बनता था, लेवाइथन, जो यहूदी मिथोलॉजी में एक डरावना समुद्री दानव माना जाता है। घर में हो रही अजीब घटनाओं को याद करते हुए उसकी नजर फिर उस पुराने प्लेयर पर गई। वो आगे बढ़ी और हैंडल घुमाकर उसे दोबारा ऑन किया। उसी वक्त स्वेन अपने कमरे में बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। जैसे ही सीन बदलता है, पास रखी एक छोटी सी मनका अपने आप हिलने लगती है और उसके पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल जाता है, मानो अंदर से कोई खौफनाक चीज बाहर आने वाली हो। लेकिन वो गेम में इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। उधर प्लेयर से फिर वही काउंटिंग की आवाज गूंजने लगी और दूसरी तरफ वो अचानक जैसे किसी अनदेखी ताकत के कंट्रोल में आ गया हो, बिल्कुल उसी रिदम में गिनती दोहराने लगा। अचानक वो एक झटके से खड़ा हो गया। उसी वक्त एक और मनका अपने आप खिसक गई और वो गिनती करते हुए उस दरवाजे की काली अंधेरी तरफ बढ़ने लगा। उधर प्लेयर से आती काउंटिंग की आवाज सुनकर लीसा को कुछ गड़बड़ लगा। उसने तुरंत प्लेबैक रोक दिया और भागकर कमरे में पहुंची। वहां जाकर उसे झकझोर कर जगाया और पूछा कि वो लगातार नंबर क्यों बोल रहा था। उसने हैरानी से कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं कि अभी क्या हुआ और फिर ऐसे ही वापस गेम खेलने बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाहर निकलते वक्त उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। देखने से लगा कि ये वही मशहूर स्कॉलर है जिसका जिक्र एजेंट ने किया था। पेंटिंग के नीचे वही अजीब हिब्रू कैरेक्टर्स खुदे हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तस्वीर में वो मिडिल फिंगर दिखाता नजर आ रहा था। ये देखकर उसके मन में और भी सवाल उठने लगे। वो लिविंग रूम में गई और इंटरनेट पर घर के इतिहास के बारे में सर्च किया। थोड़ी ही देर में कंफर्म हो गया कि पेंटिंग में दिख रहा शख्स ही इस घर का असली मालिक था। तभी अचानक सेलर के दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। अंदर से तेज ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से खुल गया। सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस रात हुआ था जब वो गायब हुई थी, जैसे अंधेरे की गहराई से फिर कोई खौफनाक चीज बाहर निकलने को तैयार हो। अचानक पूरे घर की लाइट्स एक साथ ऑफ हो गई और अंधेरा छा गया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे स्वेन की जोर से मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। घबराकर उसने तुरंत अपना फोन उठाया और आवाज की दिशा में दौड़ी। कॉरिडोर में पहुंचते ही
ही साफ सुनाई दिया कि आवाज सेलर के अंदर से आ रही है, जहाँ से वो लगातार चिल्लाकर कह रहा था कि उसे बाहर निकालो। वो बदहवास होकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगा ले हैंडल घूम ही नहीं रहा था। और सबसे अजीब बात, दरवाजे पर लगी चाबी भी गायब थी। वो दरार से झांककर अंदर वाले को दिलासा देने लगी। तभी अचानक उसके पीछे से आवाज आई। मुड़कर देखा तो स्वेन वही खड़ा था। उसने हैरानी से पूछा कि वो किससे बात कर रही है और बताया कि वो तो गेम खेलते खेलते थक गया था और अपने कमरे में सो गया था। ये सुनकर उसके होश उड़ गए और वो खुद भी कंफ्यूज हो गए कि अभी जो आवाज आ रही थी वो किसकी थी। दोनों जैसे ही वहाँ से हटने लगे, सेलर का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसी पल घर की सारी लाइट्स फिर से ऑन हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा कि चाबी जमीन पर पड़ी है। उसने उसे उठाकर फिर से हुक पर टांग दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी तेज चल रही थी। क्यूरियोसिटी और डर के बीच झूलती हुई वो मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके अंदर चली गई। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि सीढ़ियां फिर से असामान्य रूप से लंबी हो चुकी है, पहले से भी ज्यादा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर खड़ा स्वेन ये देखकर घबरा गया और तुरंत हैंडल घुमाने लगा, लेकिन इस बार भी दरवाजा जैसे किसी अनदेखी ताकत से जाम हो चुका था। अंदर उसे फिर वही अजीब आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक उसके हाथ से फोन फिसलकर नीचे अंधेरे में गिर गया। गिरने की आवाज बहुत देर तक आती रही, जैसे नीचे कोई जमीन ही न हो। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया और उसका डर कई गुना बढ़ गया। तभी अंदर की गहराई से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी, मानो कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही हो। वो घबराकर जोर से चिल्लाई और बाहर खड़े स्वेन से दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करने लगी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह चीज उसके बेहद करीब आ चुकी है। उसके हाथ पैर सुन पड़ने लगे, पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। उधर स्वेन बार बार चाबी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ऊंचाई कम पड़ रही थी। उसने घबराई आवाज में कहा कि उसे एक स्टूल लाना पड़ेगा ताकि चाबी तक पहुंच सके। अंदर खड़ी वो कांप रही थी, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो कांपती आवाज में बार बार कहती रही कि जल्दी करो, लेकिन स्टूल लाने के बाद भी और चाबी हाथ में आ जाने के बावजूद दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अंदर खड़ी वो अपूरी तरह टूट चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली और खुद को संभालने के लिए काउंटिंग शुरू कर दी। तभी किस्मत से एंडे ऑफिस से घर लौट आया। हालात देखकर उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया, जिससे वो बाहर निकल पाई। इस खौफनाक एक्सपीरियंस के बाद उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी गुमशुदगी का सीधा कनेक्शन उसी सेलर से है। कमरे में वापस जाकर उसने सारी बात एंडे को बताई कि अंदर कोई मॉन्स्टर जैसा कुछ था। उसका फोन बहुत देर तक गिरता रहा, लेकिन जमीन से टकराने की आवाज नहीं आई। और उसने उस पुराने स्कॉलर की फैमिली के बारे में भी रिसर्च की है। उसे पता चला कि उस परिवार में सिर्फ उनकी बेटी ही जिंदा बची थी, बाकी सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। लेकिन एंडे ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा ये सब डर और स्ट्रेस का असर है। उसने कहा कि फोन शायद अभी भी नीचे ही पड़ा होगा और खुद जाकर चेक करने का फैसला किया। वो सेलर में उतरा, हर कोना देख डाला, लेकिन वहाँ कुछ भी अजीब नहीं मिला। हालांकि थोड़ी दूरी पर उसे काले रंग के बालों का एक गुच्छा जरूर दिखाई दिया, जो वहाँ अजीब तरह से पड़ा था। वो उस काले बालों के गुच्छे को देख ही रहा था कि अचानक एक काली परछाई उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। वो पल भर को सन्न रह गया, लेकिन खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ उसका भ्रम है। बालों को वहीं छोड़कर वो ऊपर चला गया, ये जाने बिना कि वो धीरे धीरे एक गहरे अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। अगले दिन लीसा सीधे लोकल की एक फेमस यूनिवर्सिटी पहुंची और वहाँ के एक जाने माने मैथ्स के प्रोफेसर से मिली। उसने सेलर में मिला वो अजीब इक्वेशन उन्हें दिखाया। प्रोफेसर ने ध्यान से देखा और बताया कि यही जगह कभी उस स्कॉलर का ऑफिस हुआ करती थी। उन्होंने कंपास उठाकर कागज पर कुछ डायग्राम बनाए और समझाया कि ये इक्वेशन किसी एक या शायद कई डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, जहां हर डायमेंशन में एक एक्सचेंजेबल वेरिएबल मौजूद है। उन्होंने कहा कि सटीक जवाब देने के लिए उन्हें और रिसर्च करनी होगी। ये सुनकर वो निराश तो हुई, लेकिन फिलहाल लौट आई। घर पहुंचते ही उसका फोन बजा। उसी प्रोफेसर का कॉल था। उन्होंने कहा कि वो कई बार कॉल कर चुके थे। उसने बताया कि उसका पुराना फोन गिरकर खो गया था, इसलिए नया नंबर लिया है। लेकिन प्रोफेसर की अगली बात ने उसके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि उनके कॉल को किसी ने रिसीव किया था और दूसरी तरफ सिर्फ काउंटिंग की आवाज आ रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि फ्रांस में उनके एक कलीग ने भी उस इक्वेशन को देखा है। प्रोफेसर ने आगे बताया कि उनके फ्रेंच कलीग का मानना है ये इक्वेशन दरअसल एक अधूरा मंत्र है, एक इनकम्प्लीट स्पेशल सीक्वेंस जो किसी अलग डायमेंशन से जुड़ा हो सकता है। इसलिए वो अफसोस जताते हैं कि वो ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कही। उनके एक और कलीग के घर में भी बिल्कुल ऐसा ही इक्वेशन मिला था और कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। ये सुनते ही लीसा के दिल में अजीब सी घबराहट दौड़ गई, जैसे कोई अनहोनी बहुत करीब हो। उधर घर में स्वेन अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था। तभी पास रखी एक मन का फिर से अपने आप हिलने लगी। वो गेम में इतना खोया हुआ था कि पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे पीछे से कोई उसका नाम पुकार रहा हो। जैसे ही वो उठकर कमरे के एक पुराने कैबिनेट की तरफ बढ़ा, मन के तेजी से खिसकने लगे, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें छू लिया हो। वो कैबिनेट के सामने आकर बिल्कुल स्थिर खड़ा हो गया। उसी वक्त लीसा एंडे को साथ लेकर फिर से सेलर में पहुंची। उसने उसे पूरा मामला समझाया। इक्वेशन का मतलब दूसरे परिवार का गायब होना और ये शक कि इन सिंबल्स में कोई खतरनाक राज छिपा है। उसने साफ कहा कि अब उसे उसकी मदद चाहिए इन निशानों को डिकोड करने के लिए, वरना देर हो सकती है। उसे पूरा भरोसा था कि अगर ये रहस्य सुलझ गया तो शायद वो वापस मिल सकती है। लेकिन एंडे अब भी उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था और मदद करने से साफ मना कर दिया। जैसे ही वो वहाँ से गई, उसने गुस्से में हथौड़ा उठाया और सीढ़ियां तोड़ने की कोशिश करने लगा, मानो सब कुछ खत्म कर देना चाहता हो। ऊपर से आवाज सुनते ही लीसा दौड़ती हुई फिर से सेलर में पहुंची। अजीब बात ये थी कि पूरी ताकत लगाने के बावजूद सीढ़ियां जरा भी नहीं टूटी। उल्टा एक जोरदार चोट लगते ही ऐसा लगा जैसे किसी छिपे हुए स्विच पर वार हो गया हो और लिविंग रूम में रखा पुराना प्लेयर अपने आप घूमने लगा। तुरंत वही काउंटिंग की आवाज गूंज उठी। उसी समय ऊपर कमरे में स्वेन ने देखा कि कैबिनेट के अंदर से कोई आकृति
निकलती बाहर झांक रही है। वो डरकर चिल्लाया तो दोनों घबराकर ऊपर भागे। वहाँ पहुंचकर उसने कांपती आवाज में बताया कि अंदर कोई है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। एंडे अंदर गया तो उसे वही उसका पुराना फोन पड़ा मिला। ये देखकर उसकी आंखों से शक का पर्दा हट गया और आखिरकार उसने मान लिया कि लीसा सही थी। अब वो भी समझ चुका था कि मामला साधारण नहीं है और सच्चाई बहुत डरावनी होने वाली है। अगले दिन सुबह एजेंट का कॉल आया। उसने बताया कि उस पुराने स्कॉलर की बेटी रूथ का एड्रेस मिल गया है और अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी। वो सीधे रूथ से मिलने पहुंची और शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था सब डिटेल में बता दिया। उसे उस घर और उस स्कॉलर के पास के बारे में सच्चाई जाननी थी। ये सुनते ही रूथ घबराकर अपना नोटबुक खोला और जल्दी जल्दी उसमें लेवाइथन लिख दिया। उसने बताया कि ये नर्क के साथ राजकुमारों में से एक है और उसके पिता ने ही उसे इस दुनिया में लाने की कोशिश की थी। उस वक्त उसका भाई लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बेटे को बचाने के लिए उसके पिता ने ओकल्ट और डार्क स्टडीज पर रिसर्च शुरू की। उम्मीद थी कि किसी अलौकिक तरीके से उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने अनजाने में नर्क का दरवाजा खोल दिया। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो सत्ता सिर्फ सेलर तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे घर को अपने प्रभाव में ले चुकी थी। उसी समय घर पर एंडे ने भी एक अहम खोज की। उसने दीवारों पर बने अजीब हिब्रू कैरेक्टर्स को सही क्रम में जोड़कर देखा तो एक चमकता हुआ पंचकोणीय शेप बनकर सामने आया। जब वो वापस लौटी तो उसने रूथ से सुनी सारी बातें बता दी। दोनों ने तुरंत ऑनलाइन सर्च किया और उस पूरे सिंबल का फुल पैटर्न खोज निकाला जो अब एक खतरनाक रिचुअल की तरह सामने आ रहा था। ऑनलाइन मिले आर्टिकल्स और इमेजेस को ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आया कि उन अक्षरों का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा घर की दीवारों पर बना हुआ है। उस पैटर्न का नाम बैफोमेट बताया गया था, एक ऐसा डेमोन जिसे मिस्टिसिज्म और नाइट्स टेम्पलर से जुड़े लोग पूछते थे और जिसे अक्सर नर का गेटकीपर या सैनिक माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि तस्वीर में दिख रहे उस डेमोन का हाथ का इशारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उस स्कॉलर की पेंटिंग में देखा था। इसका मतलब साफ था, पूरा घर उसी प्रतीक और उसी सत्ता के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया था। इसी बीच सीन बदलता है जहाँ स्वेन घर के कॉरिडोर में अपना ड्रोन उड़ा रहा होता है। अचानक ड्रोन कंट्रोल से बाहर होकर सीधे सेलर की तरफ उड़ने लगता है। वो हैरानी में उसके पीछे पीछे चलता हुआ अंदर पहुंच जाता है। उधर उसे लगने लगा कि शायद उस पुराने प्लेयर को फिर से ऑन करने से नर्क का दरवाजा खुल सकता है और वो वापस मिल सकती है। जैसे ही काउंटिंग की आवाज गूंजती है स्वेन भी अनजाने में उसी लय में गिनती दोहराते हुए सीढ़ियां उतरने लगता है। उसे एहसास होता है कि म्यूजिक के शुरू में जो आवाज लेक्चर जैसी सुनाई देती है वही असल में सेलर में खुदा हुआ इक्वेशन है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो 11वें स्टेप की तरफ नहीं बढ़ा। ड्रोन उठाकर जैसे ही वो मुड़ने लगा तभी उसकी नजर बगल में खड़े एक लंबे काले साए पर पड़ी जो धीरे धीरे उभर रहा था। जब तक दोनों भागकर सेलर में पहुंचे वो वहां से गायब हो चुका था। सिर्फ ड्रोन और उसका कंट्रोलर फर्श पर पड़े थे। घबराकर वे ऊपर नीचे हर कमरे में ढूंढने लगे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एंडे ने एक कैंडल जलाई और कॉरिडोर में रख दी। उसी वक्त टूट चुकी आवाज में लीसा ने कहा कि अब उनका बच्चा भी चला गया। तभी अचानक सीढ़ियों से उसकी बॉल लुढ़कती हुई नीचे आई। बॉल जैसे ही उनके पैरों के पास आकर रुकी फिर वही काउंटिंग की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे तुरंत उसे ढूंढ पाए। उसे देखकर उसकी जान में जान आई। उसे उठाकर लिविंग रूम के सोफे पर लिटाया गया। उसका चेहरा पसीने से भीगा था जैसे उसने कुछ बेहद डरावना झेला हो। उसने बस इतना कहा कि उसे बहुत प्यास लगी है तो एंडे पानी लेने चला गया। तभी लीसा ने महसूस किया कि उसका शरीर बुखार की तरह तप रहा है। उसने कपड़े ढीले करने के लिए शर्ट उठाई और जैसे ही सीना दिखा वहाँ एक साफ उभरा हुआ पंचकोणीय निशान बना हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और शायद वही डर उसकी आंखों में देकर वो कुछ समझ गया। कांपती आवाज में उसने कहा कि अभी अभी वो 7 सिर और 10 सींग वाले एक जानवर की पीठ पर सवार था। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और तभी वो फिर से अनजाने में काउंटिंग शुरू कर देता है। ये नजारा देखकर लीसा घबरा जाती है और भागकर एंडे को बुलाने जाती है लेकिन बाहर निकलते ही देखती है कि वो भी किसी अदृश्य ताकत के कंट्रोल में खड़ा है और लगातार नंबर दोहरा रहा है। तभी अचानक सेलर की तरफ से तेज हवा का झोंका आता है। वो दौड़कर दरवाजा बंद कर देती है और लॉक लगा देती है। फिर एंडे के पास जाकर उसे झकझोरते हुए चिल्लाती है कि रुक जाओ, होश में आओ। उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी और डर था। वो चाहती थी कि कम से कम वही वापस सामान्य हो जाए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो उल्टी गिनती शुरू कर देता है। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागने को मुड़ती है तभी पीछे से सेलर के अंदर भारी कदमों की आवाज गूंजती है। अगले ही पल दरवाजा तेज हवा से खुल जाता है। हर कदम के साथ आवाज करीब आती जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि वो डरावनी सत्ता अब बाहर आने ही वाली है। जान बचाने के लिए वो पास के एक कमरे में घुस जाती है। कांपते हाथों से टॉर्च ऑफ कर देती है और खुद को अंधेरे में छुपा लेती है। कुछ ही सेकंड में दरवाजे पर एक विशाल भयानक साया दिखाई देता है। ये देखकर वो सदमे में जड़ हो जाती है। फिर धीरे धीरे और अंदर सरक जाती है। उसके भीतर सिर्फ डर, निराशा और ये एहसास बचा था कि शायद अब बच निकलना नामुमकिन है। जब बाहर कदमों की आहट अचानक थम जाती है तो कुछ पल के लिए चारों तरफ घना सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल तक बाहर कोई आहट न सुनकर उसने राहत की सांस ली। हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे उठी और बाहर झांका। कॉरिडोर खाली था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि शायद यही आखिरी मौका है उसे वापस लाने का। इसलिए बिना वक्त गवाए वो फिर से सेलर की तरफ दौड़ी। अंदर पहुंचते ही देखा कि सीढ़ियां पहले से भी कहीं ज्यादा लंबी हो चुकी है और सबसे नीचे एक और दरवाजा बंद खड़ा है। उसे समझते देर नहीं लगी कि यही शायद उस दूसरी दुनिया का गेट है। वो पलटी ही थी कि पीछे वही भयानक साया फिर नजर आया। जान बचाने के लिए वो पूरी ताकत से नीचे भागी। दरवाजा खोला और उसके पीछे छुपकर टॉर्च ऑफ कर दी। सांस रोककर खड़ी रही। दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे आवाज बाहर तक जा रही हो। हैरानी की बात ये थी कि वह चीज उसके पीछे अंदर नहीं आई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ और बाहर की आहट दूर चली गई। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसकी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। वो सावधानी से आगे बढ़ी, ये देखने की कहीं वो अंदर तो नहीं छुपी है। कुछ कदम चलते ही सामने वाली ओर
से अजीब, भारी और बिखरी हुई आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ बड़बड़ा रहे हों। वो आवाज की दिशा में बढ़ी और जो दृश्य उसके सामने आया उसने उसकी रूह जमा दी। अनगिनत लोग किसी अदृश्य ताकत के वश में खड़े थे, मानो उनकी आत्माएं कैद कर ली गई हों। वे सभी लोग खाली निगाहों से एक दिशा में बढ़ रहे थे और उनके होंठ लगातार काउंटिंग दोहरा रहे थे, जैसे उनकी अपनी कोई इच्छा ही न बची हो। ये दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल था, उसे कैसे ढूंढे। कांपते हाथों से टॉर्च पकड़े वो भीड़ के बीच उतर गई। इतने सारे चेहरों के बीच वो खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करने लगी और घुटनों के बल गिर पड़ी। तभी उसकी नजर एक पैर पर बने उसी टैटू पर पड़ी जिसे वो पहचानती थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो उस तक पहुंची। वो अब तक 30 लाख से भी ज्यादा गिन चुकी थी। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़कर खींचा, चेहरे को ध्यान से देखा और यकीन हो गया कि वही है। बिना वक्त गवाए वो उसे लेकर बाहर की तरफ दौड़ी। जैसे ही वे बाहर निकले उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण वो भयानक प्राणी पीछे से झपट पड़ा। उसने पूरी ताकत से टॉर्च उसकी भुजा पर मारी। टॉर्च हाथ से गिर गई, पर उस वार से उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। वे अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि वो फिर दरवाजा तोड़कर बाहर आने लगा। इस बार उसने झट से उसे खींचा और सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकल गई। ऊपर पहुंचते ही उसने दरवाजा लॉक कर दिया और उसे सीने से लगाकर कसकर पकड़ लिया। गुस्से और डर से कांपती आवाज में वो चिल्लाई कि वो उसके परिवार को नहीं ले जा सकता। कुछ देर बाद घर में सन्नाटा लौट आया और धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। एंडे और स्वेन भी बाहर आए, जैसे किसी गहरे ट्रांस से बाहर निकले हों, और अब चारों एक दूसरे के साथ खड़े थे, थके हुए, डरे हुए, लेकिन जिंदा। वो जैसे ही उन्हें लेकर बाहर निकलने वाली थी, तभी उसकी नजर सामने पड़ी उसी टॉर्च पर गई जिससे उसने उस दानव के हाथ पर वार किया था। टॉर्च वही फर्श पर रखी चमक रही थी, जैसे उसे दोबारा बुला रही हो। एक पल की जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर से सेलर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसके पीछे खड़े एंडे और स्वेन ने फिर से काउंटिंग शुरू कर दी। उनकी आंखें खाली थी और वे मुड़कर दोबारा सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। वो घबराकर उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसके अपने होंठ भी नंबर दोहराने लगे। धीरे धीरे पूरा परिवार उसी अंधेरे की ओर चलता गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। फिल्म यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि कई गहरे संकेत छोड़ जाती है। उस सेलर में बना इक्वेशन सिर्फ एक डरावना चिन्ह नहीं था। साइंस के नजरिए से देखें तो ये मल्टी डायमेंशनल थ्योरी से जुड़ा हुआ लगता है। घर का पुराना मालिक 11वें डायमेंशन पर रिसर्च करने वाला एक जुनूनी वैज्ञानिक था और संभव है कि ये उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रहा हो। वही सुपरनेचुरल एंगल से देखें तो ये एक अधूरा मंत्र था। उसमें लिखे हिब्रू कैरेक्टर्स मिलकर लेवायथन बनाते हैं, जो यहूदी मिथोलॉजी में एक डेमोनिक सत्ता मानी जाती है।